प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप अपने हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी से 12वीं कक्षा राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतर्गत चलने वाली किताब दिगंत भाग 2 के ओ सदा नीरा पाठ पढ़ेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए व्याख्यान शुरू करते हैं। इसका पहला व्याख्यान होगा जिसमें लेखक परिचय और फिर पाठ का सारांश, महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या, यह सब हम पहले व्याख्यान में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं ओ सदा नीरा पाठ, जिसके लेखक के विषय में आप जान रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के विषय में अतिरिक्त जान लीजिए कि ये जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी भी, कलेक्टर थे। उस समय अंग्रेज के ज़माने में कलेक्टर थे। आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की। आप यहाँ देख रहे हैं 1941 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। अतिरिक्त में आप इतना जान लें कि ये बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी थे। अब हम शुरू कर रहे हैं इनके जन्म के विषय में। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 14 मई 1978 ईस्वी। अंग्रेजी से तो एमए किया ही, ऊपर से 1941 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण, ये कलेक्टर बन गए। सन 1944 में वैशाली सांस्कृतिक महोत्सव के ये संस्थापक हुए। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हिंदी सलाहकार भी हुए। अर्थात एक से बढ़कर एक बड़े पद पर इन्होंने काम किया। अब ऐसी स्थिति में इन्हें सम्मान भी उसके एवज में मिला। विद्या वारिद सम्मान, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार, तीनों से इन्हें नवाजा गया। रचनाओं पर बात करते हैं तो मेरी बांसुरी इनकी पहली रचना है, एकांकी है, जिसका मंचन 1936 में किया गया। और उन दिनों की बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी सरस्वती, जिसमें इसका प्रकाशन भी किया गया। इनकी रचनाओं को देखिए। एकांकी, मोटे तौर पर जगदीश चंद्र माथुर एकांकीकार के रूप में ही लोकप्रिय हुए, वैसे निबंधकार भी माने जाते हैं और एक बड़े साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। लेकिन इनकी और रचनाओं के अपेक्षा एकांकियों का अपना महत्व है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण एकांकियां हैं। अब हम रेखाचित्र और संस्मरण पर बात करेंगे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये 10 तस्वीरें अलग है और योजक है दोनों के बीच। जिन्होंने जीना जाना यह किताब का नाम है। तो 2 इनके रेखाचित्र एवं संस्मरण हैं। निबंधों का इकलौता संग्रह है जिसका नाम है बोलते क्षण। इनके एक आलोचनात्मक किताब है, यानी अनुसंधान मूलक के किताब है, परंपराशील नाट्य। अब हम ओ सदा नीरा पाठ का सारांश शुरू करते हैं। ओ सदा नीरा पाठ में लेखक ने चंपारण क्षेत्र अर्थात गंडक किनारे की संस्कृति प्रकृति का वर्णन किया है। गंडक किनारे की संस्कृति प्रकृति का मतलब हुआ भैंसा लोटन से लेकर
हरिहर क्षेत्र अर्थात सोनपुर या हाजीपुर आप कहें, उस क्षेत्र तक की संस्कृति प्रकृति का वर्णन किया है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से या हर दृष्टि से अतीत में बड़ा समुन्नत था, घना जंगल था। नदियों में सालों भर पानी रहता था। गंडक सदा नीरा कहलाती थी, हमेशा पानी। लोगों के जीवन का आधार गंडक की धारा थी। लोगों के जीवन का आधार गंडक की धारा थी। तो उस धारा में ही वहाँ के लोगों के जीवन धारा का, लेकिन धीरे धीरे जंगलों की कटाई शुरू हुई। जंगलों की कटाई के कारण आज उस क्षेत्र में जो नदी है वह कभी तो सूखी रह जाती है और कभी इतनी प्रचंड बाढ़ वाहनी हो जाती है कि गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। यह जो असंतुलन है, यह नदी का जो प्रचंड रूप है, उसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों की कटाई है। अब हम इससे के इतिहास के एक पक्ष पर बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध शक्यों को, भल्लों को, मौर्यों को उपदेश दिया करते थे और इसी रास्ते आया जाया करते थे। तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा। कपिलवस्तु से लेकर मगध तक की यात्रा का आधार यही नदी रही। बौद्ध धर्म की दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण। सनातन धर्म की बात जब करेंगे तो गजग्राह की लड़ाई तो इसी गंडक के मुहाने पर हुई। तो इस तरह यह सनातन धर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि का आश्रम भी तो इसी क्षेत्र के तमसा नदी के किनारे माना जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म भी तो इसी क्षेत्र की वैशाली में हुआ। इस कारण यह जैन धर्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटवंशी राजा आए। मिथिला विजय या चंपारण विजय के क्रम में आए होंगे, लेकिन यहाँ की संस्कृति प्रकृति के प्रति उनके मन में ऐसी आसक्ति हुई कि बस गए। 300 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। फिर बंगाल के मुसलमान शासक गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ। डर के मारे हरसिंह देव नेपाल भाग गए। कर्नाटवंशी राजा पहले राजा हुए नानीदेव, और हरसिंह देव के समय गयासुद्दीन का आक्रमण हुआ और वे पराजित होकर भाग गए नेपाल में। इस तरह कर्नाटवंशीय शासन हुआ और इसके बाद इस्लामी शासन आरंभ हुआ। इस्लामी शासन के बाद ईसाई शासन शुरू होता है, अर्थात अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन काल में रासायनिक रंग बनाने के लिए नील की जरूरत थी, जिसकी खेती के लिए यह चंपारण क्षेत्र की जमीन बड़ी उपजाऊ मानी। बेतिया नरेश से अंग्रेजों ने जमीन ठेके पर ले ली और फिर खेती करना शुरू किया। उसके लिए मजदूर मंगाया बाहर से। राजस्थान के थारू प्रदेश अर्थात थार प्रदेश के थारू जाति, जो हरिजन या आदिवासी किस्म की जाति के थे, उनको लाया गया। वे बड़े परिश्रमी थे। फिर छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के लोग जो धांगर कहलाते थे, उनको लाया गया। फिर गया से भुइयां जाति के लोगों को लाया गया। ये सब मजदूर यहां काम करने लगे। और काम करने के क्रम में वे यहीं बस गए। उनकी कला संस्कृति पर जब बात करेंगे तो वे परिश्रमी तो थे ही,
बड़े कलाकार भी थे। बहुत सुंदर नृत्य गीत आदि उनमें था, चित्रकला की भावना थी। वे बर्तन भी बड़े सुंदर बनाते थे, अपने पोशाक भी बड़े सुंदर बना सजा लेते थे। इस तरह वे बड़े कलाकार के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। फिर उन्हीं के परिश्रम से अंग्रेजों ने नील की खेती शुरू की और अंग्रेजों ने नील की खेती में वहाँ के लोगों पर इतना अत्याचार शुरू कर दिया कि गरीबी दैन्य के बीच एक अजीब किस्म की बेचैनी आई। जिस बेचैनी के बीच 1917 में गांधी का आगमन हुआ। गांधी ने इन अंग्रेजों के नील्हे किसानों से वहाँ के जो किसान थे उसको थोड़ी सी राहत दिला दी। साथ ही उस क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए 3 आश्रम विद्यालय खुलवाया, एक बरहरवा का, एक मधुबन का और एक भीतिहरवा का। 3 विद्यालय खोला गया। तीनों विद्यालय में बड़े योग्य, कर्मठ, निर्भीक शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया, क्योंकि गांधी जी को मानना था कि लोगों को व्यावहारिक शिक्षा दी जाए, बुनियादी शिक्षा दी जाए। जब तक लोगों में चरित्रवान शिक्षक शिक्षा नहीं देंगे तब तक उसके चरित्र का विकास संभव नहीं होगा, और चरित्र का विकास नहीं हुआ तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं हुआ। इस तरह गांधी जी का आगमन हुआ। अब हम बात करते हैं इसी गांधी प्रकरण के साथ वहां हमारा देश आजाद हो गया। यह गांधी प्रकरण के आंदोलन इत्यादि के आधार पर कुछ दिनों के बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के क्रम में सब कुछ तो चलता रहा ठीक ठाक, लेकिन यही चंपारण के लोग गांधी जी की महान धरोहर को संभाल कर नहीं रहे। आज तीनों आश्रम खंडहर के रूप में बदला हुआ है। वहां के लोग गांधी की पहचान मिटाने पर उतारू दिखाई पड़ रहे हैं। फिर तो आप देखेंगे कि यहाँ विज्ञान का ऐसा तांडव खेल चल रहा है जिसके चलते वहाँ का जीवन एकदम विज्ञान का गुलाम बनता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चंपारण में कई जाति के लोगों ने अपना शरण ग्रहण किया है। एक तो आपने देखा कि बौद्धों के लिए बड़ा शरण स्थल या चंपारण क्षेत्र हुआ, कर्नाट वंशी राजाओं का यह हुआ, इस्लाम वंशी राजाओं के लिए हुआ, ईसाई वंशी यानी अंग्रेजों के लिए हुआ, और फिर बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए हुआ। इतना होने के साथ साथ बांग्लादेशी मजदूरों के लिए भी यह बड़ा सुंदर जगह है। बांग्लादेशी शरणार्थी भी यहाँ शरण लिए हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि चंपारण क्षेत्र में बेतिया राज की जमीन पर जो खेती हुई उसका रूप स्वरूप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। चंपारण क्षेत्र में भीतिहरवा का स्थान बड़ा महत्व। पहले यहां पर एमन साहब नामक अंग्रेजों की बड़ी चलती थी, एमन साहब, और उनके आतंक से यह क्षेत्र बड़ा परेशान रहा। आप यहां पर देख रहे हैं गांधी जी ने तीनों जो विद्यालय खोला उसका नाम बरहरवा विद्यालय, मधुबन विद्यालय, भीतिहरवा विद्यालय, जिसके संचालक के रूप में बरहरवा विद्यालय के संचालक बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले, फिर मधुबन विद्यालय का संचालन
नरहरि पारेख और उनकी पत्नी द्वारा किया जाता था। भितिहरवा विद्यालय का संचालन डॉक्टर देव और सोमन जी करते थे। पुंडरीक जी भी बाद में आए और वह विद्यालय का सौभाग्य देखिए कि वहाँ स्वयं कस्तूरबा बाई भी आकर रही। भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ 2 अशोक स्तंभ हैं, एक पर सिंह और एक पर बैल का चिन्ह है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों का केंद्र है, जैसे कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, वैशाली आदि। गंडक को नारायणी भी कहा जाता है। रामपुरवा भी बौद्ध तीर्थ स्थल हो सकता है। नंदनगढ़ का विशाल बौद्ध स्तूप बड़ा प्रसिद्ध है। इसी के माध्यम से बुद्ध और उनके अनुयायी लुम्बिनी और नेपाल जाते थे। लौरिया से दक्षिण बढ़ने पर अरिराज और केसरिया और फिर वैशाली है, सभी बौद्ध केंद्र रहे हैं। लिच्छवी गणराज्य वैशाली बौद्ध धर्म का बड़ा तीर्थ स्थल रहा है। इतना बड़ा तीर्थ स्थल कि वहाँ की राजनर्तकी आम्रपाली ने अपना आम्र कानर समर्पित कर दिया था, बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। फिर महावीर तीर्थंकर जैन धर्म के हुए, वे भी तो वैशाली में ही अवतीर्ण हुए। इस तरह आपने देख लिया वैशाली का महत्व। हिमालय के तराई क्षेत्र में भैंसा लोटन है, जहाँ से मुख्य रूप से गंडक नदी निकलती है एक चट्टान के दरार से। वहीं से यात्रा शुरू होती है इस नारायणी की। वह घड़ियालों का बहुत बड़ा केंद्र है। थोड़ी ही दूरी पर तमसा नदी, जिस तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम है। फिर सोनपुर का हरिहर क्षेत्र जो पहले बताया गया, वह गज और ग्राह के लड़ाई का केंद्र है। अब इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार अतीत से अब तक गंडक किनारे न जाने कितने लोगों का आगमन और प्रस्थान हुआ। गंडक किनारे खेत खलिहान, तीर्थ, मंदिर, मठ, बहुत से ताल तलैये भी पाए जाते हैं। उन्हीं ताल तलैयों में एक ताल है जिसका नाम है सरैया। बेतिया से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल के किनारे सरैया मन है। वह बड़ा सुंदर, चांदनी रात में वहां पर बड़ा आनंद आता है नौका विहार करने में। ताल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक चौर और एक मन। जो उथला ताल होता है उसको चौर कहते हैं, जो गहरा और विशाल ताल होता है उसको मन कहते हैं। मन का पानी कभी कमता नहीं है, वो बराबर पानी भरा ही रहता है। कमता नहीं है मतलब बराबर भरा रहता है। लेकिन चौर का पानी कमता है कभी कभी। कुछ क्षेत्र में चौर वाले कुछ क्षेत्र में खेती तक हो जाती है। इस तरह आपने यहां देखा कि भैंसा लोटन के पास एक बड़ा जल विद्युत केंद्र बनाने की योजना है और फिर नहर निकालने की भी योजना। लेखक इस इंजीनियर की योजना को सलाम करता है, कहता है कि इस क्षेत्र के विकास का यह बहुत बड़ा आधार बनेगा। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने गंडक किनारे की संस्कृति और प्रकृति का बड़ा मनोरम चित्रण किया है। इन क्षेत्रों के अतीत और वर्तमान का चित्रण कर लेखक ने अपने गहन ज्ञान का परिचय दिया है। यह प्रशासनिक पद पर रहने के बाद भी व्यक्ति बहुत अधिक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक ज्ञान अर्जन कर लोगों को अपने ज्ञान से परिचित कराया। अब हम इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या पर बात करते हैं। पहला है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। जैसे व्याख्या लिखी जाती है उसी तरह आप इसको लिखने का एक सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, उस तरह आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर लिखित
ओ सदानीरा पाठ से उद्धृत है। ध्यान रहे कि पाठ और लेखक का नाम सप्रसंग व्याख्या में निश्चित रूप से आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जिससे कि भाषा एकदम कसी हुई हो, सुंदर लगे। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति में दोनों बात आ गई, जिसमें लेखक ने एक ओर चंपारण क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट किया है, दूसरी तरफ आज विस्मृत हो रहे चंपारण क्षेत्र के महत्व पर एक दुख भी व्यक्त किया है, लोगों को सचेत किया है कि जो गांधी जी की कर्मस्थली है उसके मर्यादा पर आंच नहीं आने दीजिए। जिसमें लेखक ने विस्मित हो रहे चंपारण के महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अत्यंत समृद्ध अतीत वाला चंपारण लगातार उपेक्षा का शिकार। इस चंपारण में गांधी का आगमन हुआ, गांधी ने 3 विद्यालयों की स्थापना की। जो चंपारण बौद्धों के लिए इतना महान रहा, जो चंपारण वाल्मीकि का आश्रम वाला क्षेत्र था, जो चंपारण अत्यंत समृद्ध इतिहास वाला था, वह चंपारण आज गरीबी दैन्य के बीच उपेक्षा का शिकार बनता जा रहा है। गांधी जी के आश्रम पर आज किसी की नजर नहीं है। देश का महान धरोहर अब खंडहर बनकर रह गया है। पूरी प्रकृति और संस्कृति विकृति का शिकार बन गई है। इस तरह लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से लोगों को चंपारण की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि इसका विकास होना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति का विकास माना जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति की व्याख्या पर बात करेंगे। पंक्ति है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ऊपर आपको व्याख्या लिखने का जो ढंग है उसी तरह यहां पर भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदानीरा पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों को एक ही सिक्के का दो पहलू माना। दोनों भाग्यवादी होता है। धर्मांध व्यक्ति भाग्यवादी होता है, वह सोचता है कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही वसुंधरा भोगी व्यक्ति भी मौज मस्ती वसुंधरा को यानी संसार को सब कुछ मानकर जीवन जीता है, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो इस तरह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही आलसी अकर्मण्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना, न धर्मांध बनना चाहिए और न बहुत अधिक वस्तुवादी बनना चाहिए, भौतिकवादी बनना चाहिए। दोनों के कारण व्यक्ति के भीतर की जो मानवता है वो आहत होने लगती है। इसीलिए इस पाठ में आपने देखा जिसमें लेखक ने वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव को एक ही सिक्के के दो पहलू सिद्ध किया है। वसुंधरा भोगी मानव अर्थात सांसारिक जीवन के प्रति आसक्ति रखने वाले जिस प्रकार मौज मस्ती को ही जीवन का अभिष्ट मानते हैं, उसी प्रकार धर्मांध व्यक्ति भी आंख मूंद कर ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जाता है, धर्म के प्रति आस्थावान हो जाता है, अपने वास्तविक कर्म पर ध्यान नहीं देता है। इस तरह आपने पूरे पाठ में देख लिया कि किस तरह लेखक ने अपनी बात रखने का प्रयास किया है, चंपारण क्षेत्र को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस तरह हम अपने देश समाज के प्रति सजग बने, इसके लिए लेखक ने संदेश दिया है। तो यह पाठ आपका अब पूरा होता है। इसी पाठ के साथ अब बात समाप्त होती है। पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।